हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट्स के बारे में। सॉलिड स्टेट, जैसा कि आपको पता है कि सब्सटेंसेस जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और हमारे पास दो नई स्टेट्स और आई हैं, प्लाज्मा एंड बीईसी। बट इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है सॉलिड्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, डेंस होते हैं, उनको हम प्रेशराइज नहीं कर सकते। सॉलिड की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, तो उसको लिखवाने आई थिंक उसके लिए आपको ज़्यादा डिटेल में लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉलिड स्टेट्स, अगर आपको बताया जाए कि सब्सटेंसेस जो हमारे पास अलग अलग होते हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, तो इन तीनों को आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड सेकेंड वन इज थर्मल एनर्जी। अगर आप बात करो सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड्स के अंदर आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स थर्मल एनर्जी। अब आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज अ फोर्स विच एग्जिस्ट इन बिटवीन टू पार्टिकल्स टू मेक क्लोजर द पार्टिकल्स टू ईच अदर। जैसे कि आप बोल सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक वो फोर्स है जो कि पार्टिकल्स को पास रखने में मदद करती है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जैसे कि मान लो हमारे पास ये कुछ पार्टिकल्स हैं, कोई भी एक सॉलिड है, सॉलिड को बनाने के लिए हमने कुछ पार्टिकल्स को कंबाइन किया। अब जब आप पार्टिकल्स को कंबाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यूनिवर्स में कोई भी चीज कैसे रहना चाहती है? फ्री। तो ये भी एक मैटर है जो कि यूनिवर्स में ही है, तो ये भी कैसा रहना चाहेगा? फ्री। तो यहाँ हर पार्टिकल क्या कोशिश कर रहा है कि वो फ्रीडम में आए, वो उड़ जाए। बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि वो उड़ नहीं पा रहा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी मच हाई एज कंपेयर टू इट्स थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब है कि एक वो एनर्जी जो एक पार्टिकल को एस्केप करने में मदद करती है। तो यहाँ थर्मल एनर्जी बहुत कम होने की वजह से दिस मैटर इज प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ सॉलिड। अब यहीं पे अगर हम बात करें लिक्विड्स के बारे में, तो लिक्विड्स में आप क्या देखेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कंपेरेबल एज थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। पार्टिकल्स क्या है? मोशन में आना चाह रहे हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनको बाइंड करके रखना चाह रही है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बाइंडिंग स्टेट में भी नहीं रहेंगे और फ्री भी नहीं हो पाएंगे। तो जैसे कि मान लो आपके घर में पेरेंट्स हैं और एक आप हो। अब पेरेंट्स क्या चाहते हैं? पेरेंट्स आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं और आपको क्या चाहिए? आपको फ्रीडम चाहिए। तो वो आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं लगाएंगे कि आपको एक ही कमरे में बंद करके रख दें। आप तो घूमना चाहते हो, तो अब यहाँ पे दोनों चीजें आएंगी, आप पे रेस्ट्रिक्शन भी रहेगी और आप फ्रीडम में भी रहोगे। तो वही चीज है, अगर वैसी वाली स्टेट अगर आपकी मैटर में आती है तो वो स्टेट आपकी क्या हो जाएगी? लिक्विड। मतलब दोनों क्या है? बैलेंस्ड है, ना तो ये बहुत ज्यादा है ना ही ये बहुत ज्यादा है। बट यहाँ उल्टा है, सॉलिड्स वाले केस में अगर आप पे रेस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा लग जाए, आप तो घूमना चाह रहे हो पर आपके पेरेंट्स आपको घूमने नहीं दे रहे, उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया आपको कि तू यहीं बैठ, यहीं पढ़ेगा और यहीं तुझे सब कुछ मिलेगा। तो अब आपकी जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है? रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा है और एस्केपिंग टेंडेंसी ऑलमोस्ट क्या हो गई है? जीरो। तो अब आप कौन सी वाली स्टेट में आ जाओगे? आप सॉलिड स्टेट में आ जाओगे। और यहीं पे तीसरे फैक्टर की अगर आप बात करो, जैसे आप गैस ले लो। अब गैस में सॉलिड का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है और इस वाले केस में क्या हो जाएगा? थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स ही नहीं है। अब अगर उसके पेरेंट्स ही नहीं है तो वो फ्री है, उसकी जो मन में आएगा वो करेगा, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्ट करने वाला है ही नहीं, तो इसीलिए पार्टिकल्स पूरी तरह से फ्रीडम में है। तो यहाँ एस्केपिंग टेंडेंसी उनकी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो कौन सी वाली स्टेट में आ गए? गैस स्टेट में आ गए। तो जनरली जो कॉमन स्टेट है, जो कि जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस ही है। दो और है, प्लाज्मा और बीईसी, बट उनको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते क्योंकि उन पे अभी ऑब्जर्वेशन चल रही है। तो यहाँ जो तीन स्टेट है, इन तीनों में से इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमने सबसे पहला फैक्टर क्या ध्यान में रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक वो फोर्स जो पार्टिकल को बाइंड करके रखती है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वो
एनर्जी जो पार्टिकल को उड़ने में मदद करती है, तो थर्मल एनर्जी बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है। इसी के बेसिस पे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि आप बोलते हो कि आपने बोला सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो वही फोर्स अगर ज्यादा हो रही है तो इसीलिए तो वो क्या हो रहा है, वो डेंस हो रहा है, वो हार्ड हो रहा है, रिजिड हो रहा है, उसका फिक्स शेप आ गया, पार्टिकल इस तरह से कॉम्पैक्ट हुए और एक साथ आके रेस्ट्रिक्ट हो गए। तो अब ये फिक्स हो गया ना, वो इधर उधर हिल डुल तो सकते नहीं है, तो फिक्स शेप हो गया, साइज हो गया, डेंस हो गए, रिजिड हो गए, तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है। तो ये हम इस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड की। जनरली आपने अब तक पढ़ा है कि सॉलिड्स को हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, लेकिन अब आप देखोगे कि आप सॉलिड को प्रेशराइज भी कर पाओगे। हाउ कैन यू शो दैट? तो अब हम बात करेंगे सॉलिड्स की, तो यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड जनरली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। अब वो दो टाइप के सॉलिड कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड नेक्स्ट वन इज योर एमोर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में अगर डिफरेंस किया जाए, देखो जैसे कि एक पत्थर, आपको बोला जाए एक पत्थर है, तो वो क्या है? सॉलिड है। क्या आप उसे लिक्विड या गैस बोलोगे? नहीं, क्या बोलोगे? सॉलिड। तो स्टोन क्या है? एक सॉलिड। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं फॉर्म होती है ना, स्पॉन्ज होता है, आप क्या उसे लिक्विड बोलोगे या गैस बोलोगे? क्या बोलोगे? सॉलिड ही बोलोगे। तो वो भी एक सॉलिड है, एक स्टोन भी एक सॉलिड है, फोम भी एक सॉलिड है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या आप स्टोन को दबा सकते हो? नहीं। क्या आप फोम को दबा सकते हो? हाँ। तो अब दोनों सॉलिड है, लेकिन एक को आप कंप्रेस कर पा रहे हो और दूसरे वाले को कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो इसी बेसिस पे हम दो टाइप के सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन और एक होता है आपका एमोर्फस। अब ये डिफरेंस कहाँ से आया कि आपने एक स्टोन को प्रेशराइज आप नहीं कर पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन वो हो ही नहीं रहा। दूसरा वाला है, उसको आप कोशिश कर रहे हो और वो प्रेशराइज भी हो रहा है। तो दोनों के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक प्रेशराइज हो रहा है और एक नहीं हो रहा है? देखिए, जैसे कि अगर आपके पास एक सॉलिड है, यही एक सॉलिड है आपका, एक सब्सटेंस है। कोई भी सब्सटेंस हो, जनरली सब्सटेंस आपके एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, मॉलिक्यूल, कोई ना कोई उसका बेस जरूर होता है। तो जैसे कि मान लो ये आपके जो छोटे छोटे गोले मैंने बनाए, दिस इज बेस, एटम्स मान लेते हैं हम इसको। तो ये आपके एटम्स हैं जो कि बाइंडिंग मोशन में है। ये एक सॉलिड, एक दूसरा सॉलिड लेते हैं, यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं, ये भी एटम से मिलके बना है। बट आप देख रहे हो इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे ये पार्टिकल पूरी तरह से बाइंडेड स्टेट में और यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में गैप है। तो ये जो गैप है इनके बीच का, जैसे ही आप इनको दबाओगे, इनके बीच में जितना ज्यादा गैप होगा ये उतने ही ज्यादा प्रेशराइज हो पाएंगे। तो जैसे आप फोम को प्रेस करते हो, तो जब आप उसको प्रेस करते हो तो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही प्रेस होता है। ऐसा नहीं कि आप जितना प्रेस करोगे वो होता ही चला जाएगा। उसकी हर चीज की एक लिमिट होती है ना, तो उसकी भी एक लिमिट है। तो कितनी लिमिट होगी? पार्टिकल्स के बीच में जितना गैप होगा वो उतना ही कंप्रेस हो सकता है, उससे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी वहां पर नहीं आएगी। तो एक तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक ऐसा सॉलिड है जिसके बीच में गैप नहीं है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है। एक ऐसा सॉलिड है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है। तो एक कंप्रेस हो रहा है और एक कंप्रेस नहीं हो रहा है। इसी के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि एक सॉलिड क्रिस्टलाइन है और एक एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन, देखो क्रिस्टलाइन वर्ड कहां से आया? क्रिस्टल से आया, दिस इज क्रिस्टलाइन। एंड एमोर्फस में मतलब देखो, आप देखो मोर्फस या मॉर्फ वर्ड किसके लिए यूज होता है? जनरली शेप के लिए यूज होता है। अब एमोर्फस मतलब उसकी कोई शेप ही नहीं है। तो अगर आपको बोला जाए बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको हर बुक में मिलेगा, वो सबसे पहला पॉइंट होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर, whereas amorphous solid possess short range order, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है? जैसे कि आपको सॉलिड बनाना है, आपको कोई भी चीज बनानी होती है, तो सबसे पहले आप बेस लेते हो ना, फिर उसको जोड़ते चले जाते हैं, तो हमारे पास एक ब्रॉड वे में एक सब्सटेंस बन के तैयार हो जाता है। तो जैसे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैंने एक यूनिट लिया,
जैसे सपोज दैट मैंने 2 पार्टिकल लिए, तो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाना है, आप कोई भी क्रिस्टल ले लो, NaCl ले लो, KCl ले लो, MgCl2 ले लो, CaCl2 ले लो। क्रिस्टल से तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी क्रिस्टल ले लो। देखो क्रिस्टल वर्ड आते ही आपको एक चीज दिमाग में डायरेक्टली हिट करनी चाहिए, क्या कि क्रिस्टल्स के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो होती है वो बिल्कुल प्रॉपर होती है। जैसे NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6:6। अगर एक Na है तो ये Na पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और Cl पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो NaCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन अ एटम लॉस इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे इसने पॉजिटिव गेन किया, इसने नेगेटिव गेन किया। लेकिन अगर आप NaCl का क्रिस्टल देखो तो क्या उसमें एक Na और एक ही Cl होगा, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे Na होंगे, बहुत सारे Cl होंगे, लेकिन उनका एक अरेंजमेंट होगा। और उसका अरेंजमेंट क्या होता है कि एक सोडियम जो है वो 6 क्लोरीन को सराउंड करता है। Na के साथ एक Cl इधर होगा, एक Cl इधर होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे, एक इधर और एक इधर। तो ये आपकी 6:6 की ज्योमेट्री है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन 6 सोडियम से सराउंड होता है और एक सोडियम 6 क्लोरीन से सराउंड होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 6:6। तो हर एक क्रिस्टल का एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो जो वो पैटर्न आप देख रहे हो, दैट पैटर्न इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर आप किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पैटर्न में बना रहे हो, एक लॉन्ग का मतलब लंबा, रेंज का मतलब है आप एक पैटर्न दिखा रहे हो, तो आप एक कंटिन्यूटी में एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलते जा रहे हो, दैट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जैसे कि देखो, आप जब स्कूल जाते हो, स्कूल में आपने सुबह सुबह एंट्री करी, अब आपको प्रेयर करवाते हैं, तो अब प्रेयर में क्या होता है, ऐसे ही भीड़ में करवा दी, भसड़ मचा दी और प्रेयर करवा दी, ऐसे करवा देंगे क्या, नहीं, ऐसे क्यों नहीं करवाते। अगर मान लो प्रिंसिपल को किसी एक बच्चे को बुलाना है, तो वो बच्चा कहाँ से निकल के आएगा, किसी को कैसे पता चलेगा, क्योंकि भीड़ इतनी मची हुई है। नर्सरी क्लास का भी वहीं या 12th क्लास का वहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा बच्चा कहाँ है। तो इसीलिए जब आप स्कूल के अंदर एंट्री करते हो और जब आपकी प्रेयर होती है, तो सारे बच्चों को एक लाइन में लगाया जाता है। लाइन में लगाने का उनका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है, ताकि सारी क्लासेस अलग अलग हो, सारे बच्चे अलग अलग हो, तो सब कुछ समझ में आएगा, किसको कहाँ से बुलाना है वो इजिली निकल के आएगा। तो दैट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जहां पर भी आपको एक पैटर्न दिखाई दे, जब आप लाइन में लगते हो तो कैसे लगाते हैं, आपको पहले छोटे बच्चों को लगाया जाता है, फिर बड़े बच्चों को पहले बड़ों को लगा दे, फिर छोटों को लगा दे। ऐसे क्यों नहीं लगाते, पीछे वाले तो दिखेंगे ही नहीं फिर हमें। तो हर एक ऑर्डर का कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, पैटर्न जो है वो हमें इसीलिए जरूरी होता है ताकि हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम आए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब आपका वहां पे जो सॉलिड आप बनाओगे उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। आप जिस पैटर्न में चल रहे हो एंड तक, शुरू से एंड तक वही एक पैटर्न काम में आएगा। जैसे सारे बच्चों की जो लाइन होती है सबका सेम ही पैटर्न होता है, पहले जो सबसे कम हाइट वाला है वो आएगा, फिर एंड में जो सबसे बड़े हाइट वाला है वो आएगा। तो दैट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब वहीं पे अमॉर्फस सॉलिड की बात करी जाए तो यहाँ क्या बोला जाता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या, जैसे कि छुट्टी हो गई, अब छुट्टी हो गई तो क्या है, छुट्टी में क्या सारे बच्चे लाइन से जाएंगे। जैसे ही छुट्टी हुई बच्चों ने भागना शुरू कर दिया, 1st, 2nd, 3rd क्लास, सारी नर्सरी और 12th सब एक साथ भाग रहे हैं। अब एक साथ भाग रहे हैं, वहां से बच्चों किसी को बुलाना है, अब क्या किसी को समझ आएगा कौन सा बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन वहां पर भी आप देख सकते हो कि आपको एक ऑर्डर दिखाई दे सकता है। कैसे, जैसे ही आप निकले, क्या होता है जब क्लास में से बच्चे निकलते हैं तो ग्रुप में निकलते हैं। जैसे नर्सरी क्लास के ऐसे पिद्दे से बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं 5-6 बच्चे ग्रुप बना के भाई चलते हैं। तो अभी क्या है कि सारे बच्चे निकले, लेकिन आप देखोगे कि उस पूरी भीड़ में आपको छोटे छोटे ग्रुप्स दिखाई दे जाएंगे। वो छोटे छोटे ग्रुप किसके होंगे, दोस्तों के होंगे। जैसे 12th क्लास के 4-5 बच्चे इकट्ठे होकर जा रहे हैं, कुछ नर्सरी क्लास के बच्चे इकट्ठे होकर जा रहे हैं। तो वहां पे पूरी तरह तो पैटर्न नहीं है, लेकिन जब आप ढूंढोगे तो कहीं पे थोड़ा बहुत पैटर्न आपको मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब बहुत ही शॉर्ट पैटर्न में आपको एक ऑर्डर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज वहां पर कोई भी जो पैटर्न है वो नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड possess long range order and amorphous solid possess
शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, क्योंकि ऑर्डर ही अलग है तो सॉलिड ही आपके अलग हो गए। अब देखो जैसे कि आपने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या आते हैं, क्रिस्टल्स आते हैं। क्रिस्टल्स क्यों आते हैं, क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। बल्कि वही आप चीज देखो हाउसवेयर्स देखो, जैसे कि किचन में ग्लासेस होते हैं। अब आप ग्लासेस देखो, क्या ग्लास की एक ही वैरायटी मिलती है? ग्लास के जो कांच के ग्लासेस होते हैं क्या वो आप देखते हो एक ही शेप में मिलेंगे आपको? नहीं, उनकी तो बहुत सारी वैरायटी आती है। कुछ लंबे से आते हैं, कुछ छोटे छोटे आते हैं, कुछ चौड़े आते हैं। तो वहां पे क्या है कि हम एक जो सिस्टम है उसको अलग अलग पैटर्न दे सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है। लेकिन आप इस दुनिया के किसी भी कोने से सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लो, क्या आप देखोगे कि NaCl आपको अलग अलग वैरायटी में मिल रहा है? उसका जो बेस होगा वो हमेशा फिक्स होगा। जैसे कि अगर आपको एक यूनिट सेल बना के दिखाई जाए, यूनिट सेल आपका जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करके बनाया जाता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रही हूं। जैसे कि थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए जैसे ये 2 क्यूब कनेक्ट किए मैं, अब इसी के ऊपर मैं और भी क्यूब कनेक्ट कर सकती हूँ। देखो मैं इसे दोबारा बनाऊंगी। कुछ इस तरह से आप देखोगे, देखो मैंने एक क्यूब लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, मैं इसको कनेक्ट करती चली गई। पहले नीचे बनाया मैंने, ऊपर बनाया मैं, और इधर भी बना सकती हूँ, इधर भी बना सकती हूँ, इसके ऊपर भी बना सकती हूँ, नीचे भी बना सकती हूँ। अब आप इसे तोड़ो, आप इसे तोड़ना शुरू करो। जैसे जैसे आप तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे, एंड में आपको एक क्यूब मिलेगा और उस क्यूब की जो एज लेंथ होंगी, जो एंगल्स होंगे, वो हर जगह क्या होंगे, फिक्स होंगे, उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। तो यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका जो बेस है दैट इज फिक्स, वो बार बार से चेंज नहीं होगा। वहीं पे अमॉर्फस सॉलिड है, वहां कोई पैटर्न ही नहीं है, क्योंकि पैटर्न ही नहीं है तो इसीलिए वहां पे जो बेसिक यूनिट है, ऐसा नहीं है कि आपने जो शुरू में आपको जो मिला वही एंड में मिलेगा, वहां पे आपको कुछ भी मिल सकते हैं, क्योंकि कोई ऑर्डर वहां पे अवेलेबल नहीं है। अब इसी बेसिस पे अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन करूं, बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो ये काफी ज्यादा प्रॉपरली पैक्ड है। अब क्योंकि ये प्रॉपरली पैक्ड है, अब मैं आपसे पूछूं कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, क्रिस्टलाइन का ज्यादा होगा या एमॉर्फस का? क्रिस्टलाइन का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न है, और जो एमॉर्फस है वहां पर पैटर्न ही नहीं है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। तो इट इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड एमॉर्फस इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, और जो आपके क्रिस्टलाइन है इट इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लीवेज, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप देखो, जैसे बटर सॉलिड है, वो कौन से वाले सॉलिड में आएगा, क्रिस्टलाइन में आएगा या एमॉर्फस में आएगा? वो आएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में। देखो आप बटर को ना वैसे किसी भी पैटर्न में बना सकते हो, इतने बड़े पैक में भी आता है, इतना छोटा सा भी आता है, उससे भी बड़ा आता है, लेकिन उसका जो बेसिक यूनिट है दैट इज रिमेन सेम। तो अब आप क्या देखोगे, अगर आप एक बटर को चाकू से काटने लगो तो वो आपको क्या रफ क्लीवेज देगा? नहीं, बिल्कुल शार्प क्लीवेज देगा। आप जैसा काटोगे उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा, स्मूथ सरफेस। वहीं पे आप एक डस्टर ले लो, फोम वाला डस्टर जो है, आप उसे कैंची वो चाकू से काट दो, तो आप देखोगे जो आपको फोम वाला जो डस्टर होगा, जब आप उसको काटोगे तो वो ऐसे कुछ जिगजैग पैटर्न में आपको क्लीवेज देगा, मतलब इट इज हैविंग रफ क्लीवेज। उसने रफ क्लीवेज क्यों दी? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न अवेलेबल नहीं है। यहीं पे अगर आप किसी भी बटर स्लाइस को कट करने लग जाओ, तो जैसे मान लो आपने यहाँ से कट कर लिया, अब जब कट करोगे ना
तो ये जो सरफेस है आपको बिल्कुल स्मूथ एंड क्लीन सरफेस मिलेगा। तो ये डिफरेंस है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग शार्प क्लीवेज वेयर एज अमॉर्फस सॉलिड हैविंग रफ क्लीवेज। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? ये पैकिंग की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और यहाँ पर क्या है आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज हैविंग शार्प क्लीवेज whereas it is having rough cleavage। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में, तो एक प्रॉपर्टी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, whereas amorphous solid are isotropic in nature। अब ये एनाइसोट्रोपिक क्या होता है और आइसोट्रोपिक क्या होता है देखिए। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं हम, मान लो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे हैं, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाने के लिए मैंने दो पार्टिकल्स यूज करे, ए बी इस तरह से। फिर मैं दूसरे वाले लाइन में लगा रही हूँ बी ए बी ए, फिर ए बी इस तरह से। अब ये मेरा पैटर्न चल रहा है, पहले वाला ए बी, दूसरा वाला बी ए, तो ये ऐसे ही चलेगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ए बी के आगे क्या आएगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ए आएगा। यहाँ पे बी ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। तो ऐसे आप क्यों प्रिडिक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक ही पैटर्न चलना है, तो आगे जो पीछे चल रहा है वही आगे आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसी सॉलिड को ऐसे बना दूं, ए फिर बी, फिर आ गया ए बी ए। अब अगर मैं इस तरह से आपको कोई सॉलिड बना के दूं और मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आप मुझे बताओ इसके आगे क्या आएगा, हाउ कैन यू एबल टू प्रिडिक्ट दैट? आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, कभी कुछ चल रहा है, थोड़ी देर समझ में आता, फिर खत्म हो गया, कुछ और ही चलने लग गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहाँ एक पैटर्न है, जबकि वही अमॉर्फस सॉलिड जब आपने बनाया तो पैटर्न नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आने वाला है? देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करती हूँ, तो मुझे एक पैटर्न मिला ए बी इस तरह का। वहीं पे अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं, तो मुझे कैसा पैटर्न मिलेगा? ए इस तरह से। वैसे ही अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं, तो मुझे कैसा पैटर्न मिलेगा? बी। तो अब देखो यहाँ पे मुझे तीन पैटर्न मिल रहे हैं, पहले वाले में ए बी दूसरे वाले में ए, तीसरे वाले में बी। तो यहाँ पे अगर मैं एक ही प्रॉपर्टी की वैल्यू इस सॉलिड में कैलकुलेट करूं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर डायरेक्शन में अलग अलग आएगा। अलग अलग क्यों आएगा? क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में अरेंजमेंट क्या है? अलग अलग। जबकि वही चीज आप अगर एमॉर्फस सॉलिड में देखो, अगर आप एमॉर्फस सॉलिड में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें जाकर खुद कंफ्यूज हो गया, उसे कौन सी वैल्यू देनी है। क्यों कंफ्यूज हुआ? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा, वो इधर चला, पहले उसने सोचा बी आएगा, वो आते आते ए आ गया। फिर दूसरे वाले में उसने सोचा होगा बी आएगा, वो आते आते फिर से ए आ गया। तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हर जगह पे भीड़ मची हुई है, कोई कहीं भी घुसा पड़ा है, तो वो कंफ्यूज होके क्या करता है? ए की वैल्यू दे देता है। पूरे सॉलिड में आपको एक पर्टिकुलर जो है ए की वैल्यू नजर आएगी, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में कोई भी पैटर्न नहीं है। तो when a property having same value in different direction, तो उसको क्या बोला जाएगा? आइसोट्रोपिक। वहीं पे अगर मान लो आपको एक ही प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में अलग अलग नजर आ रही है, तो आप उसे क्या बोलोगे? एनाइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब सेम और एनाइसो का मतलब डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट जो आपकी सेम प्रॉपर्टी है वो हर डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी वैल्यू डिफरेंट ही दिखाई देगी।
एनाइसोट्रोपी का मतलब है डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड आइसोट्रोपी का मतलब है सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। बट ये सेम और डिफरेंट वैल्यू है क्या? किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।